बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्दर अली हूँ। नाजरीन, तुर्की और तैयब एर्दोगान एक ही सिक्के के दो रुख समझे जाते हैं और अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है कि तैयब एर्दोगान का फैसला ही तुर्किश कौम का फैसला है। आप हैरान होंगे कि तुर्की ने एक दफ़ा फिर अमेरिका और बरतानिया से टक्कर ली है। आज के इस प्रोग्राम में हम तुर्की की इस जुर्रत पर बात करने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में माफियाज काम करते हैं वो माफियाज कैसे काम करते हैं उस पर हम बात करेंगे और शब्बर ज़ैदी के उस इंटरव्यू और उस वीडियो की जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने वह तमाम तर बातें खोलकर सामने रखती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुर्की की। खूबसूरत और रंगीन शहर इटली में होने वाले G20 इजलास में तुर्क सदर की अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हुई। इजलास में बहुत सख्त फैसले किए गए। तुर्की अमेरिका से F-35 तैयारे और F-16 की किट्स लेना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने पैसे भी दे रखे हैं। तुर्की अपने जंगी तैयारों को मजीद जदीद बनाना चाहता है। F-35 तैयारों के मामले में अमेरिका और तुर्की में तनाव पैदा हो गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इटली के शहर रोम में G20 ममालिक के इजलास के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान इंसानी हुकूक के मामले पर सिफारती तनाव देखने में आया था। मुलाकात के दौरान सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर से मुआहिदे के मुताबिक F-35 जंगी तैयारों की फराहमी का मुतालबा किया, जबकि अमेरिकी सदर ने अपने खदशात और तहफ्फुजात का इजहार करते हुए रूस से S-400 दिफाई निजाम की खरीदारी रोकने का मुतालबा दोबारा दोहराया है। यानी तुर्क सदर के आगे रूस से S-400 का दिफाई निजाम न लेने की शर्त रखी गई है। बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने मीडिया को बताया कि तुर्की को F-16 किट्स की भी फराहमी के बारे में सदर बाइडेन ने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में हमारे मुतय्यन करदा तरीकाकार से गुजर कर ही मामले पर पेशरफ्त मुमकिन है। सवाल यह पैदा होता है, तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यह है कि आप रूस से असलहा ना खरीदें, S-400 का दिफाई सिस्टम ना लें, तो फिर जाकर कहीं हम आपको यह तैयारे दे सकते हैं। अमेरिकी कानून साज तुर्की के खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं तुर्की अमेरिका के साथ इसके मुखालफीन की तरह का बर्ताव रखे हुए है और रूस से वो हथियार खरीद रहा है जो इस खित्ते में अमेरिकी मफादात के खिलाफ हैं। जो बाइडेन ने तुर्क सदर को साफ तौर पर वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप रूस का सिस्टम ले लें या फिर हमसे तैयारे ले लें, कोई एक चीज का चुनाव करें। दूसरी जानिब इसके फौरन बाद तैयब एर्दोगान को बरतानिया जाना था और बरतानिया से मतलूबा सिक्योरिटी ना मिलने पर रजब तैयब एर्दोगान ने बरतानिया की आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत मंसूख कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने इटली में G20 कॉन्फ्रेंस के बाद ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी, ताहम उन्होंने मतलूबा सिक्योरिटी ना मिलने पर शिरकत मंसूख कर दी है और इटली से वापस तुर्की चले गए हैं। यह एक बहुत बड़ा इकदाम है। अमेरिका का कोई छोटे से छोटा वजीर या कोई रहनुमा आ जाए तो हम सिक्योरिटी की लाइन लगा देते हैं, जबकि तुर्क सदर ने अपने मुताबिक प्रोटोकॉल ना मिलने पर आने से इनकार कर दिया है। ये एक जिल्लत है अमेरिका की, एक बेइज्जती है जो अमेरिकियों के मुंह पर जाकर लगी है। तैयब एर्दोगान तो पहले से ही अपने फैसलों के हवाले से दुनिया में मकबूल हैं, चाहे वो फैसला किसी भी हवाले से हो, उम्मते मुसलमान के हवाले से हो, फलस्तीन के हवाले से हो। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम तब्दीली सरकार का जिक्र करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जब से तब्दीली सरकार ने इक्तदार संभाला है, अवाम पर कोरोना की कई लहरें हमला कर चुकी हैं और हद तो यह है कि कोरोना से छुपते छुपाते अवाम पर डेंगू मच्छर भी पहुंच गया। बताया जा रहा है कि कोरोना से ज्यादा डेंगू अवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। डेंगू के असर उठाने की वजह तो बुज़दार हुकूमत की नाकस कारकर्दगी भी है, जिसने पिछले 3 साल में डेंगू से बचाव के लिए कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ दौर में डेंगू की रोकथाम के लिए मंगवाई जाने वाली मशीनरी का भी ख्याल नहीं रखा गया। वबाओं की जद में आई अवाम पर महंगाई की भी कई लहरें गुजरी हैं। यूं भूख और बीमारी ने मिलकर गरीब और मुतवस्सित तबके का पूरा इम्तिहान लिया और आखिरकार कप्तान को अवाम का ख्याल आ ही गया कि चलें और कुछ न सही अवाम को तिफल तसलियां ही मुयस्सर आएं। कप्तान ने क्या अंदाज अपनाया, आइए पहले सुन लेते हैं। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई होगी, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं,
आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आएं, मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख में कभी भी माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। यानी खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, कर्जे भी सबसे ज़्यादा, सूद भी उन कर्ज़ों पे सबसे ज़्यादा देना पड़ा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि जितने डॉलर्स अंदर आ रहे हैं तो बाहर, उसमें तारीखी खसारा, रिजर्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि जो हमें बाहर हमें जो लाइबिलिटीज़ थी, हमें बाहर पैसे देने थे, जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं था उनको कर्जे देने का। और हम ख़ास तौर पे आज मैं फिर से हमारा मुल्क शुक्रगुजार है सऊदी अरेबिया का, यूएई का और चाइना का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं करें। अगर डिफ़ॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा फिर हमें IMF के पास जाना पड़ा, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे अपने लाइबिलिटीज़ वापस करने पे। तो हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आपको एक चीज़ समझनी है, 100 सालों में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया। और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासिर हुआ, सारी दुनिया मुतासिर हुई, और ख़ास तौर पे गरीब मुल्क मुतासिर हुए, अमीर मुल्कों में भी गरीब लोग मुतासिर हुए। और इस मुश्किल मरहले में मैं ये बड़े फ़ख्र से आज कहना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम थी, जो NCOC, जो हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे टॉप डॉक्टर्स थे, जिसमें हमारे सूबे भी शिरकत कर रहे थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शिरकत कर रही थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, जिस तरह हमने फ़ैसले किए और डेटाबेस फ़ैसले किए, और जिस तरह हमने कि एक तरफ खौफ ये था कि अगर कोरोना तेज़ी से बढ़ती गई तो अस्पतालों में हालात बुरे हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में, अगर पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोग बेचारे बाहर पड़े हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, लोग पहुंच नहीं सके, ऑक्सीजन, लोग मर जाते थे। तो एक तरफ वो खौफ था, और दूसरी तरफ अगर आप जब लॉकडाउन करते हैं, अपनी माइशत को बंद करते हैं, तो उससे वो सारी माइशत तबाह हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके बीच में जो रास्ता था, जो रास्ता पाकिस्तान ने लिया, इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी, जिस तरह हमारी NCOC ने, जिस तरह हमने फैसले किए। नाजरीन, आपने जाना कि बातें तो बड़ी अच्छी की हैं, एक बार फिर कौम को यकीन दिलाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि खान साहब की बातों पर अमल दरामद कौन करेगा? क्या उन्होंने पिछले 3 साल में मुल्क में ऐसा सिस्टम बना दिया है जो किसी भी हुकूमती इक़दाम को नेक नीयती के साथ नाफिज कर सकते हैं? मसला तो तब हल होगा जब अवाम को वाकई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि खान साहब की तकारीर तो अब अवाम को जुबानी याद हो चुकी हैं। खान साहब की बातें सिर्फ बातें ही हैं या फिर अवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा? नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और जिक्र हो जाए शबर जैदी की उन बातों का, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माफियाज मौजूद हैं। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में माफियाज कैसे काम करते हैं और सिस्टम को कैसे काम नहीं करने देते। ऐसे ही कुछ अहम राज आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। शबर जैदी बड़े मकबूल आदमी हैं, FBR के साबिक चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी की थी। कुछ इंकिशाफात उन्होंने किए हैं कि माफियाज कैसे पाकिस्तान को तब्दील नहीं होने दे रहे, माफिया कैसे पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रहा है, माफिया सारा पैसा अपनी जेब के अंदर ले जाना चाहता है, चोरी भी करना चाहता है और टैक्स भी नहीं देना चाहता। शबर जैदी ने बहुत अहम इंकिशाफात किए। उन्होंने कहा कि जब हम खुद नहीं बदलना चाहते तो चाहे फौज आ जाए या इमरान खान, चाहे सदारती निजाम हो या शरीयत नाफिज कर दी जाए, कोई माइक का लाल हमें नहीं बदल सकता, क्योंकि पाकिस्तानी खुद नहीं बदलना चाहते। झूठ, धोखा, चोरी, मुल्क से गद्दारी और खुदगर्जी, बस हम ऐसे ही हैं। यह है पाकिस्तान के मुआशरे की असल शक्ल। खास तौर पर यह शक्ल उन लोगों की है जो अमीर तबका है, जिनको सहूलत फराहम की गई है, जो पैसा बना रहे हैं और इस मुल्क से निकाल रहे हैं। ये उन लोगों के बारे में बात की जा रही है। शबर जैदी ने कहा कि मैं 7 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की कोशिश में था। जैसा कि सीमेंट की जितनी बोरियां जाती हैं, जितनी वो बनाएगा उतनी ही मार्केट में आएंगी। कोई भी सीमेंट की बोरी ऐसी नहीं होगी मार्केट में जिस पर सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री ने
टैक्स ना दिया हो। मिसाल के तौर पर अगर सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री ने 1000 बोरियां बनाई हैं, सरकार को यह बताते थे कि 500 बनाई हैं और 500 का ही ये लोग टैक्स देते थे, तो जो बाकी छुपाई उनका तो 500 का टैक्स बच गया और जेब में गया। ऐसे ये माफिया चोरी करते और टैक्स नहीं देते थे। शबर जैदी ने कहा कि मैं तमाम कंपनियों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाना चाहता था, लेकिन हम नाकाम हो गए। सिगरेट पर टैक्स लगाया तो अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। मजीद बातें की, कहा कि मेरी कोशिश यह थी कि एफबीआर को बैंकिंग डाटा तक रसाई हो, यानी एफबीआर को पता चले कि बैंकों में कितना पैसा है, किसका पैसा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। दुनिया भर में ऐसा होता है। पाकिस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा बिजनेस अकाउंट्स हैं, लेकिन एफबीआर के पास जो डिक्लेयर किए गए हैं वो सिर्फ 1 करोड़ हैं। मतलब यह है कि पाकिस्तान में अगर बिजनेस अकाउंट्स 4 होते हैं तो उनमें से 1 रजिस्टर होता है। 75% अकाउंट्स कभी एफबीआर में खुद को रजिस्टर ही नहीं करते, टैक्स देना नहीं चाहते। शबर जैदी ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि एफबीआर को बैंकिंग डाटा तक रसाई मिल सके, मगर मैं नाकाम हुआ। बिजनेस कम्युनिटी ने ऐसा नहीं होने दिया। बिजली के कनेक्शंस हो या बिजली के इदारों से डाटा कलेक्शन, आड़ती हो या गोश्त वाले, कपड़े के स्मगलर हो या इलेक्ट्रॉनिक चीजें, शबर जैदी किसी पर भी हाथ नहीं डाल सके, यानी कामयाब नहीं हो सके। यहां तक कि लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स से भी प्रेशर आना शुरू हो गया कि शबर जैदी साहब हाथ आहिस्ता रखें। पंजाबी में कहा जाए तो हाथ थोड़ा रखो। और फिर हर जानिब नाकामी देखते हुए शबर जैदी की सेहत जवाब दे गई और उनकी टैक्स इकट्ठा करने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। मगर सिर्फ यही वजह नहीं थी, इमरान खान भी पीछे हट गए और जब अमीर लोगों ने टैक्स वालों की कार्रवाई पर शोर मचाया तो वो शबर जैदी की मदद को ना आए। ये तो हाल है हमारे माफियाज का, ये तो हाल है हमारे सिस्टम का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो गया? पाकिस्तान उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकता जब तक हमारे इदारे इन माफियाज पर हाथ नहीं डालेंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।